स्टूडेंट्स, वेलकम है आप लोगों का। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे मांग के बाद मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कल तक हमने मांग को पूरी तरीके से पढ़ लिया था कि मांग किसे कहते हैं। एक निश्चित समय निश्चित कीमत पर उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी भी इकाइयां खरीदना चाहता है उसे उसकी मांग कहते हैं। मांग के नियम, मांग में विस्तार, संकुचन, ये सब हमने पढ़ लिया था। मांग का नियम था अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है, और कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है, और कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है। वहां पर तो हमें डायरेक्शन पता चल रहा था। अभी तक जो हमने मांग वाला टॉपिक पढ़ा उसमें ये पता चल रहा था कि कीमत घटेगी तो मांग बढ़ जाएगी, यानी डायरेक्शन है ये, जबकि कीमत बढ़ने पर मांग घट जाएगी। लेकिन कितनी, हाउ मच क्वांटिटी, वो पता चलता है क्वांटिटेटिव, यानी कि कहा गया है मांग जो है गुणात्मक तथ्य है, क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। वो ये बताता है, क्वालिटी बताता है। क्वालिटी क्या बताता है कि प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ जाएगी और प्राइस बढ़ने पर डिमांड घट जाएगी, जबकि ये क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक तथ्य है, ये मात्रात्मक अवधारणा है। ये हमें मात्रा पता, एग्जैक्ट, कि पर यूनिट चेंज होने की वजह से उसकी डिमांड में कितना चेंज हुआ। तो शुरू करते हैं मांग की लोच। मांग की लोच क्या है? किसी वस्तु की कीमत में प्रति इकाई परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, किसी वस्तु की कीमत में प्रति इकाई परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे उपभोक्ता की, उसे मांग की लोच कहते हैं। किसी प्रोडक्ट की प्राइस में जो पर यूनिट चेंज हुआ, प्रति इकाई परिवर्तन हुआ, उसकी वजह से डिमांड में कितनी क्वांटिटी चेंज हुई, दैट्स कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरी डेफिनेशन क्या बनती है? दूसरी डेफिनेशन ये इसका फॉर्मूला बन जाता है, मांग की लोच बराबर वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन, यानी कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये इसका फॉर्मूला बन जाता है, और यही फॉर्मूला इसकी डेफिनेशन भी है। हमारी बुक्स में कई जगह पर ये भी डेफिनेशन दी हुई है कि मांग की लोच वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन और वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन का अनुपात होता है। इट इज द रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये इसका फॉर्मूला भी है और यही इसकी डेफिनेशन भी है। तो अगर सिंपली हम बोले तो वस्तु की मांग, वस्तु की कीमत में प्रति इकाई परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे हम मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच का एक फॉर्मूला ये भी होता है, ईडी। ईडी जो है वो मांग की लोच को दर्शा रहा है। डेल्टा क्यू बता रहा है क्वांटिटी, यानी कि मांग में परिवर्तन। डेल्टा पी बता रहा है कीमत में परिवर्तन। P1 प्रारंभिक कीमत, Q1 प्रारंभिक मात्रा। ये है। अब ये बना कैसे ये वाला फॉर्मूला, इसको भी एक बार हम छोटे से एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। देखिए चलो, मान लीजिए हमने प्रारंभिक कीमत को दर्शाया P1 से जो कि 10 रुपए है, और प्रारंभिक मात्रा को हमने दर्शाया Q1 से जो कि 50 इकाइयां हैं। कीमत घट गई, P2 हो गई, P1 से कीमत घटकर P2 हो गई परिवर्तित होने के बाद, और ये जो कीमत है 10 रुपए से घटकर अब 8 रुपए हो गई है। कीमत घटी, मांग बढ़नी चाहिए, तो इसके परिणाम स्वरूप Q1 की जगह Q2 आ गया, Q2 हो गया 50 की जगह 60। P1 प्रारंभिक कीमत, Q1 प्रारंभिक मात्रा, इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी। P2 परिवर्तित कीमत यानी कि चेंज्ड प्राइस, Q2 चेंज्ड क्वांटिटी। ये चारों हमारे सामने दिया हुआ है। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला पर वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, इसके अनुसार इस वाले फॉर्मूले का निर्माण करना सीखेंगे। देखिए, वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, तो मांग में कितना परिवर्तन हुआ भाई? मांग में परिवर्तन हुआ था Q2 माइनस Q1 परिवर्तन बटे प्रारंभिक मात्रा कितनी थी?
गुणा 100। ऐसे ही हम लोग प्रतिशत निकालते हैं कि कितना चेंज हुआ, शुरुआत में कितनी थी गुणा 100 प्रतिशत के लिए, बटे ये तो ऊपर का पार्ट हो गया, और नीचे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, उसके लिए भी कीमत में कितना चेंज हुआ P2 माइनस P1 अपॉन प्रारंभ में कीमत कितनी थी यानी कि P1 गुणा 100। वही इसके नंबर्स अगर उठाना चाहें कि नंबर्स के आधार पर करेंगे हम, तो नंबर्स के आधार पर कर लेते हैं। देखो कि क्या है, Q2 कितना है 60 माइनस Q1 है 50 बटे Q1 है वही 50 गुणा 100 बटे P2 है 8 माइनस की जगह माइनस, P1 है 10 बटे P1 वही 10 गुणा 100। जब हम डिवाइड में देखते हैं तो ये आपस में कट सकता है, हमने काट दिया दोनों में ही। क्या बचा भाई यहाँ पर तो अल्फाबेट्स में तो कुछ कर नहीं सकते, तो अल्फाबेट क्या बच गए कि 1 मिनट को ड्रॉप करते हैं। यहाँ पर क्या बचता है 60 माइनस 50 10 अपॉन 50 अपॉन ये वाला 8 में से 10 गए तो -2 बटे 10। एक रूल ये भी होता है कि आप चाहो तो इक्वल को ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये नीचे वाली नीचे आ जाएगी, यानी ये तो इधर ट्रांसफर हो जाएगी और ये इधर ट्रांसफर हो जाएगी इधर गुणा में जाके। यदि ये भाग में तो ये क्या हो जाएगी 10, ये ऊपर गया गुणा 10 बटे ये नीचे आ गया है तो ये कितना हो गया -2 और ये जो नीचे आया है 50। उसी तरीके से यहां पर भी सेम है, यहां पर भी ये जो पार्ट है Q1 ये नीचे चला जाएगा और ये जो P1 है ये ऊपर चला जाएगा। Q1 नीचे आ गया, ये P2 माइनस P1 से गुणा हो गया और P1 जो है नीचे का ये ऊपर आ गया, ये Q2 माइनस Q1 से गुणा हो गया। ये मैथ्स का रूल है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 10th क्लास तक। तो क्या बचता है हमारे पास Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1, जैसे कि यहाँ पर Q2 माइनस Q1 कितना 60 माइनस 50 हो गया हमारे पास 10 और दूसरी तरफ P2 माइनस P1 8 माइनस 10 माइनस 2 हो गया, गुणा की जगह गुणा हो गया। फिर क्या बचा भाई, ये ऊपर गया है और ये नीचे आया है तो P1 अपॉन Q1 नीचे आ गया, P1 ऊपर चला गया गुणा होने के लिए। तो P1 क्या था बेटा, P1 था हमारे पास ये रहा वो 10, ये ऊपर चला गया, देख रहे हैं आप लोग ऊपर चला गया। वाइल ये जो Q1 था ये 50 ये नीचे आ गया, यहाँ नीचे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 जाता है तो बचता है कितना 10 बटे 5 दूनी 10, यानी आंसर आ गया -1 आंसर। मांग की लोच कितनी है -1। जबकि इस हम तो क्या देख रहे हैं, इस फॉर्मूले का निर्माण कैसे हुआ, डेल्टा Q जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्या है, मैथ्स में डेल्टा को कहते हैं, सभी जगह डेल्टा को कहते हैं परिवर्तन। तो Q2 माइनस Q1 की जगह लिख दिया गया है डेल्टा Q, यानी कि इसका मतलब क्या है, डेल्टा Q का मतलब डेल्टा Q इज इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1 और दूसरी तरफ P2 माइनस P1 की जगह लिख दिया गया है डेल्टा P, और ये डेल्टा P का मतलब क्या है P2 माइनस P1। डेल्टा Q2 माइनस Q1 की जगह डेल्टा Q लिख दिया गया है, P2 माइनस P1 की जगह डेल्टा P लिख दिया गया है। डेल्टा P का मतलब है Q2 माइनस Q1, डेल्टा P का मतलब है P2 माइनस P1। P1 की जगह पर P1, Q1 की जगह पर Q1, तो ये ऊपर लिखा हुआ फॉर्मूला हमें यहाँ पर मिल जाता है, वो क्या है डेल्टा Q ED बराबर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P1 अपॉन Q1। अब हमारे पास कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल आता है जिसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन दी हुई है तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम उसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो अब जब मांग की लोच क्या हुई, किसी वस्तु की कीमत में प्रति इकाई परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहते हैं। किसी वस्तु की कीमत में प्रति इकाई परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पर यूनिट चेंज इन प्राइस
उसकी वजह से जो डिमांड में चेंज हुआ है उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि अगर यहाँ पर कंज्यूमर 1 रुपए का चेंज करता, अगर प्राइस में 1 रुपए का चेंज होता तो डिमांड में उसके अनुपात में 1 इकाई घट गई है। ये इसके कहने का तात्पर्य है। चलिए, और इसका फॉर्मूला क्या हुआ, मांग की लोच बराबर वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और दूसरा फॉर्मूला बन जाता है ये ED इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P1 अपॉन Q1। इस तरीके से ये मांग की लोच का फॉर्मूला हो गया। अब आता है बेटा मांग की लोच की श्रेणियां, मांग कैटेगरीज या डिग्रीज। ठीक है, मांग की लोच की कैटेगरी कह लो या डिग्री कह लो ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की लोच की श्रेणियां। ये क्या है देखते हैं। मांग की लोच की 5 श्रेणियां हैं। मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं वो 5 श्रेणियां कौन कौन सी हैं। देखिए, 5 श्रेणियों का मतलब ये है, ये माइनस को यदि -1 आंसर आया है हमारा इस वाले न्यूमेरिकल में अभी जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, तो ये जो -1 है, ये -1 अगर माइनस को साइड में हटा दे तो 2 मिनट के लिए माइनस को साइड में हटा दो, भूल जाओ माइनस को, यूं कहो कि 1 है, तो आंसर क्या आ सकता था, 1 आ सकता था, 2 आ सकता था, 3 आ सकता था, या फिर पॉइंट में भी आ सकता था, 0.5, 0.2, 0.25, 0.35 ये भी आ सकता था, 0 भी तो आ सकता था। ऐसे करके मांग की लोच की 5 श्रेणियां बनती है। ये जो श्रेणियां हम लोग पढ़ेंगे इसमें आप लोग कुछ देर के लिए अपने माइनस के साइन को, माइनस को दूर हटा देंगे। तो ऐसे करके मांग की लोच की 5 श्रेणियां बनती है। 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच की 5 श्रेणियां हैं। सबसे पहली श्रेणी है मांग की लोच की पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग मतलब ब्रैकेट में लिखो ED बराबर इंफिनिटी, यानी इसमें जो आंसर आएगा वो अनंत आएगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो सुनिए इसकी डेफिनेशन और डायग्राम भी देखिए क्या होता है इसके अंदर। जब किसी वस्तु की डायग्राम बना देता हूं पहले और आसानी हो जाएगी आप लोगों को। ये आपके सामने हमेशा की तरह, यहां पर हम लोग मात्रा लेंगे, इधर आप लोग कीमत लेंगे। जब किसी वस्तु की कीमत में बिना कोई परिवर्तन हुए उपभोक्ता, यानी कीमत रहती है कांस्टेंट फिक्स, जब किसी वस्तु की कीमत में बिना कोई परिवर्तन हुए उपभोक्ता उस वस्तु की मांग में लगातार परिवर्तन करता रहता है, कभी बढ़ाए कभी घटाए, तो इसे बोलते हैं पूर्णतया लोचदार मांग। इसमें अगर इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा अनंत। जब कीमत में तो कोई चेंज ना हो लेकिन डिमांड में, मांग मात्रा में कंटिन्यू चेंज होता रहे, लगातार परिवर्तन होता रहे, तो उसे कहते हैं मांग पूर्णतया लोचदार मांग या परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। व्हेन देयर इज नो और नेग्लिजिबल चेंज इन प्राइस of commodity results continue change in demand, that's called perfectly elastic demand। जब किसी वस्तु की मांग में या जब किसी वस्तु की कीमत में बिना कोई परिवर्तन हुए उपभोक्ता उस वस्तु की मांग में लगातार परिवर्तन करता रहता है, तो उसे हम कहते हैं पूर्णतया लोचदार मांग। मैं बता रहा था इसका आंसर इंफिनिटी आएगा। एक शॉर्ट से एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। मान लीजिए कीमत 10 रुपए पर उपभोक्ता मांग करता है 10 इकाइयों की, कीमत तो सेम रखनी है, तो कीमत सेम रखी तो 10 रुपए, तो Q2 हो गया 50। किसी भी रीजन से बढ़े तो इसका न्यूमेरिकल करें। फॉर्मूला आपके सामने लिखा है ED बराबर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P1 अपॉन Q1। तो डेल्टा Q कितना हो गया बेटा, डेल्टा Q हो गया हमारे पास, डेल्टा Q का फॉर्मूला बताया था Q2 माइनस Q1, और डेल्टा P का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था P2 माइनस P1। तो Q2 कितना है हमारे पास 50 और ये है
10 बराबर 40, while P2 माइनस P1 है 10 माइनस 10 बराबर 0। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा Q की जगह पर हम लिखेंगे डेल्टा Q आया है 40 बटे डेल्टा P की जगह पर हम लिखेंगे 0 गुणा P1 की जगह पर हम लिखेंगे 10 और Q1 की जगह पर भी हम लिखेंगे 10। ये कट गया, बचा हमारे पास 40 बटे 0। एक मैथ्स का रूल होता है, जब किसी भी संख्या में 40 हो, 4000 हो या 4 करोड़ हो या कोई भी नंबर हो, जब किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो मान आता है अनंत, इन्फिनिटी, डिवाइड ही नहीं होता। आप कैलकुलेटर पर भी देख सकते हैं, जब किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड देंगे तो वैल्यू आएगी इन्फिनिटी, अनंत। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला टॉपिक हुआ पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग क्या होती है? जब किसी वस्तु की कीमत में बिना कोई परिवर्तन हुए उपभोक्ता उस वस्तु की मांग में लगातार परिवर्तन करता रहता है तो उसे हम पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। अब इसका पढ़ेंगे जस्ट अपोजिट, सेकंड वन पूर्णतया बेलोचदार मांग। पूर्ण जब ये अनंत आ रहा है तो यहां आएगा 0। अनंत का जस्ट अपोजिट, इंफिनिटी का जस्ट अपोजिट होता है 0, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, पूर्णतया बेलोचदार मांग। अभी अभी हमने पढ़ा, उसमें क्या था? केवल और केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा था, मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। यहां पर क्या होगा? केवल और केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा, मांग तो फिक्स रहेगी, मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कीमत बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन मांग हमेशा फिक्स ही रहती है। कीमत चाहे बढ़े या घटे, वस्तु उपभोक्ता की मांग जो है स्थिर रहती है। इसे कहते हैं पूर्णतया बेलोचदार मांग। जब किसी वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन ना हो, जब वस्तु की कीमत में तो लगातार परिवर्तन होता रहे लेकिन उपभोक्ता उस वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन ना करे या नगण्य परिवर्तन करे, नेग्लिजिबल, जिसको काउंट ना कर सके, कितना सही परिवर्तन करे, तो उसे हम कहते हैं पूर्णतया बेलोचदार मांग, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। व्हेन देयर इज कंटिन्यू चेंज इन प्राइस while no change or negligible change in demand, that's called perfectly inelastic demand। चलिए अब अगला तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग, तीसरे वाली कैटेगरी की तरफ चलते हैं, तीसरी डिग्री की तरफ चलते हैं। वो है रिलेटिवली, यानी कि अत्यधिक। इसके नाम है या तो अत्यधिक कह लो या सापेक्षतया कह लो। सापेक्षतया लोचदार मांग, सापेक्षतया लोचदार मांग यानी कि रिलेटिवली या हाईली, रिलेटिवली या हाईली इलास्टिक डिमांड, यानी कि ईडी इज ग्रेटर देन 1। इसमें इस वाले न्यूमेरिकल में जो आंसर आएगा वो अभी जो हमारा -1 आया था, माइनस को इग्नोर किया, 1 तो 2 1 से ज्यादा आएगा, 2 3 4 5 ये ज्यादा आएगा। ठीक है, जब किसी वस्तु की कीमत में, इसका आंसर क्या होगा? डायग्राम बना देता हूं। इधर हमारी मात्रा लेते हैं हम लोग, इधर कीमत। यहां पर क्या होता है? कीमत में तो परिवर्तन कम होता है और मांग में परिवर्तन होता है ज्यादा। आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि कीमत घटी है और मांग बढ़ गई है। एरो का साइन ये बता रहा है कि प्राइस घट रही है, डिमांड बढ़ रही है उसकी वजह से, लेकिन प्राइस तो कम घट रही है, डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। तो यही ये वाला पॉइंट है, जब किसी वस्तु की कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन उसकी वस्तु की मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है,
या फिर यूं कहें, दो बार आनुपातिक शब्द का उपयोग ना करते हुए, जब किसी वस्तु की कीमत में होने वाला परिवर्तन उस वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन से आनुपातिक रूप से कम होता है। ये जो शब्द मैं यूज कर रहा हूं, प्रोपोर्शनेट वर्ड, इंग्लिश में कहते हैं आनुपातिक यानी प्रोपोर्शनेट चेंज, आनुपातिक परिवर्तन, प्रोपोर्शनेट चेंज। ये शब्द इस डेफिनेशन का मूल आधार है। यदि आपने ये शब्द इस डेफिनेशन में नहीं लिखा, दैट मींस आपकी डेफिनेशन रॉन्ग है। अगर आपने सिंपली कह दिया जब किसी वस्तु की कीमत में होने वाला परिवर्तन मांग में होने वाले परिवर्तन से कम होता है, तो ये आपकी डेफिनेशन गलत मानी जाती है अगर ढंग से कोई चेक करेगा तो। फाइल अगर कोई वैसे निकाल दे तो ठीक है, लेकिन रियलिटी ये होता है यहाँ पर परिवर्तन आनुपातिक या प्रोपोर्शनेट या फिर परसेंटेज वाला ही कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर एग्जैक्ट परिवर्तन को कंसिडर नहीं करते हैं। तो डेफिनेशन यही बनेगी, जब किसी वस्तु की कीमत में होने वाला परिवर्तन उस वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन से आनुपातिक रूप से कम होता है, तो उसे हम सापेक्षतया अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। When change in price of commodity is comparatively lesser than change in demand, proportionally lesser than change in demand, that's called relatively or highly elastic demand। यानी प्राइस में कम चेंज होगा, डिमांड में ज्यादा चेंज होगा, उसको बोलते हैं अत्यधिक लोचदार मांग। इकाई से, इसका दूसरा नाम इकाई से अधिक लोचदार मांग भी होता है, ग्रेटर देन वन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, चौथा आता है बेटा हमारे पास, अब इकाई से कम ज्यादा हो गया तो अब आएगा इकाई से कम, इसका अपोजिट अत्यधिक, अत्यधिक या सापेक्षतया, सापेक्षतया बेलोचदार मांग, यानी कि रिलेटिवली या हाईली इनइलास्टिक, इसमें होगा ईडी इज लेस देन 1। रिलेटिवली या हाईली इनइलास्टिक डिमांड, अत्यधिक या सापेक्षतया बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग इसका अपोजिट, इसमें क्या होगा, प्राइस में ज्यादा चेंज होगा और डिमांड में कम चेंज होगा। तो देखते हैं प्राइस में ज्यादा और डिमांड में कम वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा। डायग्राम, यहां पर भी मांग बढ़ा रहा हूं और कीमत को पिछली बार की तरह घटा रहा हूं, लेकिन कीमत इस बार पहले की बार तरह नहीं कि कम घटी है, इस बार कीमत ज्यादा घटी और मांग कम घटी है। जब किसी वस्तु की कीमत में होने वाला परिवर्तन उस वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन से आनुपातिक रूप से अधिक होता है, when change in price of commodity is proportionally greater than change in demand, that's called relatively or highly inelastic demand। उसे कहते हैं अत्यधिक या सापेक्षतः, कीमत में ज्यादा परिवर्तन हो और मांग में कम परिवर्तन हो, उसे कहते हैं सापेक्षतः बेलोचदार मांग। ठीक है, इसमें हम इसे कहते हैं इकाई से कम लोचदार मांग, ईडी इज लेस देन 1। और लास्ट एंड फाइनल पांचवा आता है हमारे पास, इकाई के बराबर यानी कि इकाई लोचदार मांग। अभी जैसे हमारा पिछली बार आंसर आया था वैसे, यूनिट इलास्टिक डिमांड, ईडी इज ग्रेटर देन 1। इसमें क्या होता है, वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है वो आनुपातिक रूप से यानी कि प्रोपोर्शनली एक दूसरे के बराबर होते हैं। डिमांड और प्राइस में चेंज तो होता है लेकिन एक दूसरे के इक्वल, और इक्वल भी कैसा इक्वल, यहाँ पर मैंने प्राइस बढ़ाई है और डिमांड घटा दी है, इक्वल कैसा इक्वल होता है, प्रोपोर्शनली इक्वल। व्हेन चेंज इन प्राइस
is proportionally equals to change in demand. It's called equals to 1 यानी यूनिट इलास्टिक डिमांड। जब किसी वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांग में होने वाला परिवर्तन आनुपातिक रूप से एक दूसरे के बराबर होता है तो उसे इकाई के बराबर लोचदार मांग कहते हैं। इन पांचों कैटेगरीज को याद करने का एक सिंपल तरीका ये हो सकता है, जैसे जैसे लोच बढ़ती जाती है वैसे वैसे मांग में परिवर्तन बढ़ता जाता है, या फिर यूं कहें जैसे जैसे लोच बढ़ती जाती है मांग में परिवर्तन घटता चला जाता है। पहली वाली कैटेगरी, इसमें क्या नाम है इसका, पूर्णतया लोचदार, पूरी तरह लोचदार है, यानी केवल मांग में परिवर्तन हो रहा है और किसी में यानी कीमत में परिवर्तन होगा ही नहीं। सेकंड नंबर पर हमने लिया, एक बार तीसरे नंबर पर चलो, सापेक्षता यानी इकाई से ज्यादा, इससे ज्यादा है। इसमें क्या होता है, मांग में ज्यादा होता है, कीमत में कम परिवर्तन होता है। इसमें केवल मांग में परिवर्तन होता है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं। इसमें कीमत में भी होने लगता है लेकिन मांग में और कीमत की तुलना, कीमत में ज्यादा, कीमत में कम और मांग में ज्यादा परिवर्तन होता है। इकाई में क्या होता है, दोनों में बराबर होने लग जाता है। फिर सापेक्षता बेलोचदार मांग में चले, उसमें क्या होता है कि भाई वो मांग में परिवर्तन और कम हो जाता है, मांग में कम कीमत में ज्यादा, और इसमें मांग में परिवर्तन होता ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा जैसे जैसे लोच घटती जा रही है, पूर्णतया, इकाई से अधिक, इकाई, फिर इकाई से कम, फिर पूर्णतः जीरो, तो जैसे जैसे लोच घटती जाती है मांग में होने वाला परिवर्तन भी घटता चला जाता है। ये एक सिंपल तरीका है इसको याद करने का। तो ये मांग की लोच का हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। मांग की लोच का मतलब क्या है, किसी वस्तु की कीमत में प्रति इकाई परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे हम मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये इसका फॉर्मूला भी है, ये इसकी डेफिनेशन भी है। दूसरा फॉर्मूला इसका बनता है ईडी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू P1 अपॉन Q1। यहाँ पर ईडी मांग की लोच का दर्शा रहा है, डेल्टा क्यू बता रहा है Q2 माइनस Q1 को, डेल्टा पी बता रहा है P2 माइनस P1 को, यानी कि मांग में परिवर्तन और कीमत में परिवर्तन। P1 बता रहा है यहाँ पर प्रारंभिक कीमत को, Q1 बता रहा है यहाँ पर प्रारंभिक मांग मात्रा को। मांग की लोच की 5 श्रेणियां होती हैं। पहली है पूर्णतया लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, या फिर अनंत लोचदार मांग, जब किसी वस्तु की कीमत में बिना कोई परिवर्तन हुए उपभोक्ता उस वस्तु की मांग में लगातार परिवर्तन करता रहता है तो उसे बोलते हैं पूर्णतया लोचदार मांग। दूसरे नंबर पर है पूर्णतया बेलोचदार मांग, जब किसी वस्तु की कीमत में लगातार परिवर्तन होने पर भी उपभोक्ता उस वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं करता, यानी प्राइस में तो कंटिन्यू चेंज होता रहता है, डिमांड में कोई चेंज नहीं होता, तो उसे बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तीसरे नंबर पर आता है अत्यधिक या सापेक्ष लोचदार मांग, रिलेटिवली हाईली इलास्टिक डिमांड, जब प्राइस में होने वाला चेंज डिमांड में होने वाले चेंज की तुलना में प्रोपोर्शनली कम होता है, यानी कि प्राइस में कम चेंज, डिमांड में ज्यादा, कीमत में कम परिवर्तन, मांग में ज्यादा परिवर्तन होता है आनुपातिक रूप से, तो उसे बोलते हैं सापेक्षता लोचदार मांग, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट होता है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, जब प्राइस में ज्यादा हो और डिमांड में कम हो, व्हेन चेंज इन प्राइस इज प्रोपोर्शनली ग्रेटर देन चेंज इन डिमांड, आनुपातिक रूप से कीमत में ज्यादा परिवर्तन हो और मांग में कम परिवर्तन हो तो उसे अत्यधिक बेलोचदार मांग कहते हैं। और इकाई लोचदार मांग, जब किसी वस्तु की कीमत और मांग में इक्वल, प्रोपोर्शनली इक्वल चेंज होने लगे तो उसे इकाई लोचदार मांग कहते हैं। तो ये हमारे मांग की लोच की 5 श्रेणियां और ये मांग की लोच हुआ, ये फर्स्ट पार्ट है। कल हमारा सेकंड पार्ट के अंदर मांग की लोच पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, हो जाएगा कल। तो कल आपके जो भी डाउट है आप मेरे से पूछ लेंगे। न्यूमेरिकल्स अगर आप कर सकते हैं तो इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी डाउट हो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।